अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आपने फिर मेरे से मैचिंग पहन ली है आज, और ये अब मेरी छेड़ बन रही है। ये जो है ना, बस कोई बात नहीं, ये हमारा शो लोगों को इवेंचुअली जो है पसंद आना शुरू इसी तरह हो पसंद तो जाएगा। आए वो लोग अपना, फिर लेकिन ये है कहेंगे कि वो कि कपड़ों की वजह से ना आ रहा हो अपना। नहीं नहीं, आई एम श्योर आपकी बात सुनते हैं लोग। तो हमें बताएं कि भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्राइन पर अमल करना शुरू कर दिया और चीन को धमकी दी है कि बीजिंग उनके न्यूक्लियर के निशाने पर है। रियली? जी। रियली? यानी आपने मान ली ये बात, उन्होंने ये कर दी? अरे बाबा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर होना और बात है, न्यूक्लियर इस्तेमाल करना और बात है। न्यूक्लियर को डेटरेंट के तौर पे तो ले सकते हैं, अटैक की तरह तौर पे नहीं ले सकते। तो भारत की तो ऐसी कितनी आपको पिछले 2 महीने में बयानात मिले हैं जो उनको मुंह की खानी पड़ी है दोबारा से। कभी कहते हैं चाइना आया नहीं हमारे अंदर, फिर कहते हैं चाइना घुस के आ गया, फिर कहते हैं हमने चाइना को निकाल दिया, फिर कहते हैं नहीं चाइना अभी भी हमारे इलाके पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम और फौजी वहाँ बिठा रहे हैं इसलिए। तो टेक एवरीथिंग दैट राजनाथ सिंह सेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और भारत में आज राफेल के पहुंचने से सिक्योरिटी सख्त करके अम्बाला एयरबेस को के गिर्द जो है दफ़ा 144 लगा दी है। और ये भारत इतने छिछोरे काम क्यों कर रहा है? कि उनको अपने एयरबेस से ख़तरा है क्या है? मतलब नहीं, कोई अपना उनका असल में अपने पायलट से खतरा। आप याद करें कि अभिनंदन जब पकड़े गए थे, उनका प्लेन जब हिट हुआ था, तो हिट होते होते उन्होंने अपने ही एक और प्लेन को हिट कर दिया था जो इंडिया के अंदर जाके गिरा था। तो इनके पायलट्स की कोई इतनी ट्रेनिंग नहीं है, वो कुछ का कुछ कर लेते। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी करने का मतलब है इर्द गिर्द आपने फ्लाइट्स बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया कि भाई ये किसी और को टक्कर ही ना मार दे आके, या कोई इसी को बर्ड हिट ना हो जाए। राफेल आ गया, कोई बात नहीं, पायलट भी तो लाने पड़ेंगे ना फिर फ्रांस से ही, क्योंकि पायलट तो वही है जो मिग 29 उड़ाते रहे हैं सारी उम्र। वो एकदम से राफेल कैसे उड़ा लेंगे, और या उस महारत से कैसे उड़ा लेंगे जो चाहिए होगी। अगर कल कॉम्बैट शुरू हो जाता है तो पहली शहादत जो है राफेल को ही मिलनी है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप राफेल को बेहतर समझते हैं या आपने नहीं नहीं JF-17 नहीं, को? अब असल में ये एक गलत बहस है। देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राफेल अच्छा जहाज़ नहीं, मैं ये बताऊँगा कि JF-17 थंडर जो है उसमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो 3rd जनरेशन है। दूसरी बात यह है कि अब वो वाली ट्रेडिशनल डॉग फाइट नहीं होती कि आगे पीछे ये वो। अगर डॉग फाइट हो रही है तो आपको हाई स्पीड्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो एक दूसरे को साथ फाइट कर रहे हैं, उलझे में आप उसमें। अब बात है मिसाइल्स की। पाकिस्तान के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है ना, वो 60 से 70 किलोमीटर एयर टू एयर है, एयर टू एयर, नॉट लैंड टू एयर। तो और JF-17 थंडर्स में जो अब मॉडिफिकेशन किया ना, दे कैरी द लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मिसाइल्स। तो राफेल बेचारा अभी आके अपना कोर्स सेट कर रहा होगा तो 70 किलोमीटर दूर से ही ढज करके, आप फिक्र ना करें। सर ये बताइए कि चीन, रूस और अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइंस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चीन और भारत के मामला ठंडा जो हो भी जाए तो क्या आप मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग देख रहे हैं? देखिए, बात पता है क्या बात यह है कि जंग अब मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि मईशत के ऊपर होती है और मुआशी बुनियादों पे होती है। वो यहाँ से नहीं शुरू होगी, वो मिडल ईस्ट में कहीं से शुरू हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी वो डिजिब्यूटी से हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी तो वो साउथ ईस्ट चाइना से शुरू हो जाएगी। जंग तो अब एक होनी है, और वो कितनी बड़ी होनी है दैट ओनली टाइम विल टेल, और वो कब तक शुरू होनी है दैट टाइम विल टेल। लेकिन चाइना जितना मर्जी अपने आप को डिसंगेज कर ले, मोदी जो है ना वो सब्र करने वाला नहीं है। और मोदी ने जो गेम खेलने के लिए शुरुआत की है, उसको जब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचाता, उसका जो ख्वाब है यूनाइटेड नेशंस की एक पावर बनने का, वीटो काउंसिल में आने का, वो पूरा नहीं होता। तो या वो उधर करेगा या वो इधर पाकिस्तान से शुरू करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन चारों को ख़तरा है भारत की जारियत का। और मैं तो समझता हूँ कि इन चारों मुल्कों को मिलकर एक जॉइंट आर्मी बनानी चाहिए, और जो सारे एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए वो आर्मी स्टैंड बाय हो। और इन चारों सारे छोटे ममालिक को, भारत एक क्योंकि पागल हो चुका है बिल्कुल अपनी हिंदुत्व की सोच से, लेकिन इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका जो है ना, वो एक दूसरे से पीस तो कर सकते हैं, लेकिन अब अपनी मुआशी जंग तो नहीं छोड़ सकते ना। चाइना जब डिसंगेज करेगा तो कहेगा ना हुवावे को आने दो, इंग्लैंड में आने दो, वहाँ पे आने दो। अमेरिका अगर आने देता है तो ट्रंप अपना इलेक्शन कैसे लड़ेगा, इतनी देर से वो लोगों को गर्म कर रहा है। रशिया अगर अमेरिका से हाथ मिलाता है
तो फिर वो चाइना को क्या जवाब देगा जिसने उसको मुआशी एड दी? ये सब कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं इस वक्त। मैं और आप बैठ के इन पे तज्जिया नहीं कर सकते। एक तज्जिया मैं दे सकता हूँ जी। कि अगर तीनों का मुआशी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर तो सुलह हो जाएगी। और अगर वो ना हुआ तो फिर ये सुलह मुमकिन नहीं है। अपोजिशन जो है FATF के हवाले से कानून साजी के रास्ते में रुकावट डाल रही है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह इस रुकावट को हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकें और नैब के हवाले से अपनी शराइत मनवा सकें। तो आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन है ये मुल्क की सालमियत पर सियासत नहीं कर रहा? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन तो अपने बचाव के लिए कर रही है। उनको नैब से बचना है, उनको नैब को ख़त्म करवाना है। वो नहीं होता तो इनकी सियासत तो छोड़े, इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हैं। तो इसलिए इस वक्त तो हुकूमत के नंबर्स ऐसे नहीं हैं, तो हुकूमत को प्रेशराइज तो करेंगे इन सारी बातों पे, और यही वो कर रहे हैं। कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे को गद्दार कहते थे, बेनज़ीर को इंडिया के एजेंट कहते थे, वो नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं नौजवान की आदत से आगे करवाऊंगा। नौजवान कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। लोगों को नहीं नज़र आ रही है। वो जो 12 सेकंड का एक क्लिप है बिलावल का और मियाँ शहबाज शरीफ का, आई थिंक वो अपोजिशन की जो मजबूरियाँ हैं उन सब का खुला और बोलता हुआ एक नमूना है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की कल मुलाकात भी हुई है और अलग अलग बिलावल से मुलाकात हुई है। इनका कहना है कि ईद के फ़ौरन बाद APC होगी और तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत के हवाले से एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान इन सारी इक्वेशन में सबसे अहम आदमी है मेरी नज़र में। हालांकि उनके पास सीट नहीं है, ना सेनेट में ना असेंबली में, लेकिन मौलाना फजल रहमान एक देवबंदी तबके में एक बहुत मकबूल रहनुमा भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौलाना का जो स्टेचर है अपने मजहबी उसमें वो बहुत बड़ा है। अब क्योंकि ईद के फौरी बाद मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम में मुझे, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और अल्लाह करे कि ये मुहर्रम बड़ा अमन अमान से गुजरे, और मुझे ये मुहर्रम बड़ा टफ लगता है और उसकी और वजूहात हैं। और मेरे ख्याल में कि मौलाना से दोबारा हुकूमत भी और इदारे भी राब्ते कर रहे होंगे कि किसी तरह मुहर्रम में लोगों को ठंडा रखा जाए। तो ईद के फ़ौरन बाद का मतलब है मुहर्रम के अंदर शुरू होना, और वो फिर किसी रिलीजियस चीज़ से शुरू होगा, इसलिए उसको अंडरमाइन करना जो है ना वो ज़रा कम ज़रफ़ी होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि मुहर्रम के बाद ही ऑपोजिशन करे जो भी करे। ठीक है। नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि उनको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और दिल की बीमारियां सब में वो मुब्तला हैं और वो घर से बाहर नहीं निकल सकते इस कोरोना वायरस में। उनकी जानलेवा साबित हो सकता है उनके लिए। राइट। अपना प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वरना तो सारी बीमारियां उनको हो गई हैं ना। अब देखें ना, कोरोना वायरस की वजह से वो घर से नहीं निकल सकते, लेकिन वो निकलते हैं। कभी किसी कॉफ़ी शॉप में उनकी तस्वीरें आती हैं, कभी किसी वो सेल्फ्रिजेस के उसमें आती हैं, कॉफ़ी शॉप में उनकी तस्वीरें, कभी हैरिट्स के उसमें आती हैं, और वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं सब ने मास्क पहना हुआ है स्वाई नवाज शरीफ के। तो नवाज शरीफ को तो कोई ख़तरा और कोई डर नहीं है। ये अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और ये कितना घिनौना मजाक हो रहा है। मैं बड़े अरसे से एक बात कह रहा हूँ और मैं ये बात बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल अच्छा करना है तो हमें पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है ना वो यूथ के हाथ में देनी पड़ेगी। जो यंगस्टर्स हैं गलतियाँ करेंगे, लेकिन करें अपना, यह हमारे कई हुक्मरान हैं जो गलतियाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सीख लेंगे तो फिर उन पर टाइम बड़ा होगा आगे उन गलतियों से फ़ायदा उठाने का, सीखने का। नवाज शरीफ हों और अचक ज़ई हों और इसफंदियार वली हों या अल्ताफ़ हुसैन हों या फ़ारूक सत्तार हों, मेरी किताब में तो इन लोगों की अब कोई इतनी अहमियत नहीं है। अब इनकी जगह नहीं बची। नहीं, बात यह कि जो इस तरह के अस्पताल की रिपोर्टें दे रहा है, पहले तो ये भी बता देना कि वो अहल कैसे है हुकूमत चलाने का। जो इतना शदीद बीमार है तो कल को हुकूमत तो नहीं चला सकता ना, फिर वो घर में रहेगा कोविड में के डर से, क्योंकि कोविड तो अब रहना है, कोविड ने तो नहीं ख़त्म होना है। ये तो सारी आलमी इदारे ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इस रिपोर्ट के साथ। जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जो है वो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो ख्याल यह किया जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ कोई शरारत कर सकता है। मैं तो एक महीने से आपको कह रहा हूँ, मैं तो जब प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी उन्होंने मुझे कहा था अगले 1.5 से 2 महीना बहुत ख़तरनाक है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अब जो लद्दाख के अंदर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है सब कुछ, अभी आपने जो राफेल्स की बात की थी, राफेल्स के आने के बाद आपके ख्याल में कि चाइना के ऊपर उन्होंने करना है? नहीं, ये पाकिस्तान के ऊपर करके अपनी जो मार खाई है अभी चाइना से, उस हजीमत को ज़रा मिटाना चाह रहे हैं।
लेकिन फ़र्क ये है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की फोर्सेस में फ़र्क क्या है। पाकिस्तान ने कभी भी एग्रेसिव पोस्चर पे अपनी आर्मी को ना बनाया, ना ट्रेन किया, ना इक्विप किया। पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव पोस्चर के ऊपर किया। तो पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह का करम है, हम अपना दिफा बड़े अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे वो अज़ाइम ही नहीं है कि हम किसी और के मुल्क में जाके कब्ज़े करें और कहीं और झंडे लगाएं अपने। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डेटरेंस है ना, वो अब इतना खौफनाक है कि किसी एग्रेसर को सोचना पड़ेगा। वो अगर 6-1 की रेशो के साथ भी आ रहा है ना, तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल। आपने अभी नंदन के एक एपिसोड के बाद देख लिया था कि कितनी और सॉर्टीज़ उन्होंने कर ली, कितनी और उन्होंने उसको बचाने के लिए एयरफोर्स वाले ऊपर उठ गया। ये बातें करना और है और हकीकत में करना कुछ और बात है। पिछले दिनों दोहरी शरीयत पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए थे, तो उस पर जो है तानिया इद्रिस ने इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। झूठ बोल रही है, तानिया इद्रिस झूठ बोल रही हैं। मेरे ज़राए जो इस्लामाबाद में बता रहे हैं वो ये है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, और उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि उनको 4 दफ़ा वार्निंग्स मिली थी टॉप यानी ऑफिशल्स वगैरह से। कभी वो कोविड-19 के ऑपरेशंस में जाके अड़ा रही होती थी, कभी वो वेबसाइट्स डेवलपमेंट वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जारी होती थी, कभी किसी और को देख रही होती थी स्वाई अपना काम करने के। और उन्होंने अपनी एक पैरेलल एक कंपनी बनाई हुई थी, मैंने सुना है, और उसके ऊपर बड़े सवालात उठे हैं। तो तानिया इद्रूस ने तो सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया, आज ज़फ़र मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गया। मैंने आपको परसों कहा था कि अभी बड़े पैमाने पे ये इस्तीफ़े आएंगे। तो अगले चंद दिनों में ईद के फ़ौरन बाद, हो सकता है ईद से पहले भी 2 आ जाएं, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद आप कम से कम 7 से 8 इस्तीफ़े तो और वेट करें, जो पंजाब में भी आने हैं बाय द वे अभी। और अकाउंटेबिलिटी यही है कि जो वज़ीर नहीं डिलीवर कर रहा अब, लेकिन प्रॉब्लम है ज़फ़र मिर्ज़ा को इस्तीफ़ा दे के यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए। ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करप्शन की है, उनका फौरी तौर पे नाम ECL के ऊपर आना चाहिए, तानिया का नाम ECL के ऊपर आना चाहिए, और फिर इन सारों के और इनके घर वालों के असासों की छानबीन होनी चाहिए कि उस अपॉइंटमेंट से पहले और अब उसके छोड़ने के बाद इनके क्या असासे हैं, और जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, जो क्लोरोक्विन की गोलियां गायब हुई, जो यहाँ से जो है इंजेक्शंस जो थे एटर्मा, पता नहीं क्या नाम था उसका, इसी तरह लाइफ सेविंग इंजेक्शंस ये कोविड के लिए, उनकी कमी हुई जिस तरह से। इन सारी चीज़ों की अब फोरेंसिक तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि इंक्वायरी इमरान खान ने हुक्म दे दिया। वो इंक्वायरी नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पे JIT होनी चाहिए और इनके नाम ECL पे होने चाहिए ताकि ये निकल ना जाए। इंक्वायरी तो 2 महीने तक होती रहेगी और ये निकल जाएंगे। तो फेस मास्क के ऊपर ज़फ़र मिर्ज़ा का नाम है, इन्होंने चाइना को किस तरह से भेजे और कितना उसके ऊपर इन्होंने नोट कमाए, तो ये बड़े कुछ है। अब इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आनी चाहिए। आप इस इस्तीफ़े को जो है वो एक अच्छा समझते हैं कि ये आए हैं तो ये नहीं, इस्तीफ़ों का तो मतलब है कि दौड़ने की तैयारी होगी ना, दौड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये इस्तीफ़े क्यों अपना, इनको तो पहले ही नहीं होना चाहिए इन जगहों पे। तानिया की क्या क्वालिफिकेशन है कि उस जगह पे, वो तो पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें किसी पॉलिटिकल वर्कर को मंडी बहाउद्दीन से उठा के इमरान खान लगा देते हैं कि यार इसने हमारा बड़ा साथ दिया, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि पॉलिटिकल वर्कर तो है ना, उसने साथ तो दिया ना अपनी पार्टी का। लेकिन इम्पोर्ट होके एक आदमी जाली सीवियाँ बना के, डोरी नहीं 30-13 नेशनलिटी रख के, वो कह के मैं पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया को हेड करूँगी और जितनी हमारी ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं वो गूगल के पास हों, और वो मुझे नहीं काबिल कबूल। अच्छा, ये बताएं कि लॉकडाउन जो है पंजाब में हुकूमत ने अनाउंस किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट्स खुली भी हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि पुलिस को पैसे दे के चल रहा है ना, भत्ता तो चल ये रहा है। फिर इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? बात यह है कि अगर 12 करोड़ पंजाब के जो लोग हैं उनसे आप एक साथ रेफरेंडम करें तो 12 करोड़ बददुआओं के साथ उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी एक शख्स को मैक्सिमम बददुआ मिल रही होगी इस वक्त, तो वो शायद बुज़दार हैं या महमूद खान है तो दूसरे नंबर पे जो KPK के हैं। तो बात यह है कि पंजाब में जो, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अदनान आदिल एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे तज्ज़ियाकार हैं, दोस्त हैं हमारे, समा पे काम करते थे। उन्होंने IB के ऊपर एक अपने फेसबुक पे पोस्ट की कि IB किस तरह से मुलव्वस है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और लोगों को प्लॉट्स की बंदर बांट करने में और उसमें गबन करने में और पैसे खाने में। 2 घंटे के अंदर उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, और वो उसके बाद उन्होंने ही रिपोर्ट जो की थी
वो इनके बारे में भी की थी जो आप जिक्र कर रही हैं, पुलिस के बारे में कि जी 18 कत्ल तो अभी हुए हैं हाल ही में लाहौर के अंदर इन चंद महीनों के अंदर, और बहुत से ज़्यादा जराइम जो हैं उनकी अब FIR ही नहीं दर्ज हो रही। तो पुलिस का इस वक्त जो है ना बहुत ही एक क्वेश्चनेबल हाल है। मैं जानता हूँ पुलिस वालों को, कईयों को ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हर 2 हफ्ते के अंदर पुलिस के अंदर तबादले और ट्रांसफ़र्स होती रहेंगी तो कौन काम करेगा? वो सिर्फ वो अभी दावतें खा रहा होता है अपने RPO बनने की, तो पता चलता है कि वो दूसरी जगह जाओ, OSD हो गए हो, ये हो गए हो। तो जब ये हाल बुज़दार ने कर दिया है तो क्राइम तो बढ़ेगा। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं ना, अगर आज मेरी मवेशी मंडी पर ड्यूटी लगी है तो चलो मैं इधर से दिहाड़ी बना लूँ, कल पता नहीं बंदा कितने देर OSD रहता है, तो मैं क्या ब्लेम करूँ उनको? ये ब्लेम सिर्फ उस्मान बुज़दार का है। एहसन इकबाल ने कहा था कि अगर कोरोना वायरस ना होता तो हुकूमत अब तक चली ही जाती, और वो एहसन इसको इकबाल ब्लेम ने, दे रहे थे। देखिए एहसन इकबाल जो है ना वो एक सीजनड आदमी है, उनसे हम एतराज़ तो कर सकते हैं, उनसे पॉलिटिकल हमारी राय तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनकी तालीम पे और उनकी समझ बूझ पे तो नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड आने से पहले हुकूमत बहुत बुरी तरह हिल रही थी और बड़े यानी लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही थी। इवन शहबाज शरीफ को जो वापस बुलाया गया या आए, उसके मतलब कई सहाफ़ियों ने इस बात का जिक्र किया कि शहबाज शरीफ फिर बाद में कोविड शुरू हो गया तो उनका शहबाज शरीफ को जिन्होंने बुलाया था वो उनका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे, ये मजाक भी बना। लेकिन फैक्ट है कि ये हिलजुल हो रही थी, और मुझे ये लगता है कि अगला 1 महीना ईद के बाद बहुत क्रिटिकल है, और इसमें ना सिर्फ हिलजुल होगी बल्कि ये बहुत वाज़े हिलजुल होगी। अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल जितने भी एंटिटीज़ हैं उनको पॉलिटिकली इंगेज करे और पॉलिटिकल उनके साथ डिस्कोर्स क्रिएट करे, डायलॉग करे। नैब को ज़्यादा एक्टिव करना, एंटी करप्शन को एक्टिव करना, ये सॉल्यूशंस नहीं हैं। इन चीज़ों से नहीं, आप अपनी ऑपोजिशन को दबाना नहीं चाहिए कम से कम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मुलाकात होगी दोबारा। खुदा हाफ़िज़।